press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रवीण आरजे 16। आज हम इस वीडियो में उच्चारण स्थान पढ़ेंगे और जानेंगे कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, क्या होती है उनकी परिभाषा और कौन कौन से अंग ऐसे हैं जहां से हमारे जो वर्ण हैं वो उच्चारित होते हैं। और महर्षि पाणिनि ने जो उच्चारण स्थान एक अलग माना है वो क्यों माना है, उसका मानने का कारण क्या है। ठीक है, प्रत्येक उच्चारण स्थान में कितने वर्ण होते हैं वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और बीच बीच में ट्रिक भी आएगी, उस ट्रिक को भी आप ध्यान से देखना। ये अगर आप वीडियो ढंग से देख लोगे तो आप उच्चारण स्थान से संबंधित कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न को गलत करके नहीं आओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद। तो आगे हम अपने वीडियो पर उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए, तो ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना और ये वीडियो देखने के बाद में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि उच्चारण स्थान बिल्कुल सरलित है। वीडियो थोड़ा लंबा है तो थोड़ा आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण का मतलब होता है उच्चारित करना यानी बोलना। स्थान का मतलब जगह, जहां से कोई चीज बोली जाए, कोई वर्ण बोला जाए, उसकी जगह। तो अपन सिंपल इसकी जो परिभाषा है, इस नाम से अगर बात की जाए परिभाषा की, तो परिभाषा लिख देते हैं। तो यह वर्ण की उत्पत्ति का स्थान। क्या? वर्ण की उत्पत्ति का स्थान क्या है? वर्ण की जो उत्पत्ति है, जहां से वर्ण उत्पन्न होता है, जहां से बोला जाता है। ठीक है, वर्ण की उत्पत्ति का स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, वर्ण की जो उत्पत्ति का जो प्रथम स्थान है, जहां से वर्ण उच्चारित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी विस्तृत परिभाषा। तो विस्तृत परिभाषा में अपन लिखते हैं कि हमारे शरीर के जिस अंग, जगह या स्थान से, ठीक है, हमारे शरीर के जिस अंग, जगह या स्थान से वर्ण, कोई भी वर्ण उच्चारित होता है। ठीक है, होता है, तो उस जगह या अंग या स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, स्थान कहते हैं। आई बात समझ में कि हमारे शरीर के जिस अंग, जगह, स्थान से वर्ण उच्चारित होता है, तो उस जगह, अंग या स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब बात आती है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो उच्चारण स्थान कितने हैं? ये सामान्यतः, जो आप हिंदी में पढ़ते हो, सामान्यतः, या आपको कुछ सामान्य तरीके से पूछ ले तो सामान्यतः 7 होते हैं। सामान्यतः है उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7। आई बात समझ में? अब 7 होते हैं ये उच्चारण स्थान। ठीक है, एक बात और, क्या आप हिंदी में भी ऐसे ही चलेंगे और संस्कृत में भी ऐसे चलेंगे, तो इस वीडियो को आप हिंदी वाले भी देख सकते हैं और संस्कृत वाले भी देख सकते हैं। जहां संस्कृत के लिए कुछ अलग होगा तो मैं आपको इस वीडियो में बताता जाऊंगा। अब ये उच्चारण स्थान 7 होते कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 7 होते हैं। ठीक है, पहला कंठ, दूसरा तालु,
ठीक है। तीसरा मूर्धा, चौथा मूर्धा के बाद में है दंत, ठीक है। पांचवा दांत के बाद में है ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ के बाद में है छठा है नासिका, क्या है नासिका, और सातवां है जीवामूल्य, क्या है जीवामूल्य, जीवामूल्य। आई बात समझ में? ये 7 उच्चारण स्थान होते हैं। अब मैं प्रत्येक का आपको इसका अर्थ भी बता देता हूं कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इन सबका अलग अलग अर्थ है। जैसे कि आप कहते हैं कि कंठ, तो कंठ को कहते हैं गला, ठीक है। तालु, जिसको अपने जो जीभ के ऊपर का जो भाग है जिसको अपन तालु कहते हैं, ठीक है। मूर्धा, ये भी अंदर का जो गले के अंदर का भाग है वो है मूर्धा, ठीक है। दंत का मतलब होता है दांत, ओष्ठ का मतलब होता है होठ, नासिका का मतलब होता है नाक, और जीवामूल्य का मतलब होता है जीभ का जो मूल भाग है वो जीवामूल्य कहलाता है, ठीक है। अगर ये आपको क्रम से नाम याद नहीं होते हैं तो इसका अपने पास एक सूत्र भी है जो मैं आपको बता देता हूं, और वो सूत्र है क्या है, आप थोड़ा ध्यान रखना। ट्रिक है मेरे द्वारा ये बनाई गई है, KTM डॉन जी, ठीक है। आप इसको देखेंगे KTM डॉन जी, इस सूत्र को आप देखोगे तो K का मतलब हो गया कंठ, T का मतलब हो गया तालु, M का मतलब हो गया मूर्धा, D बराबर होगी दंत, O का मतलब ओष्ठ, N का मतलब नासिका, G का मतलब जीवामूल्य। तो ये आपको ट्रिक याद करनी है, और ट्रिक का नाम क्या है, KTM डॉन जी। आई बात समझ में? उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं तो कहते हैं कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8, ठीक है। सॉरी, ये उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 7। अब संस्कृत वालों के लिए मैं बता दूं, ये नोट लगाकर आप लिख लेना, संस्कृत वालों के लिए। और पाणिनि ने इसको कितने माने हैं, पाणिनि जो संस्कृत व्याकरणाचार्य हैं, जिनकी जो किताब थी, जिनका ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। कौन सी है, अष्टाध्यायी। और उसी अष्टाध्यायी के आधार पर हम सारी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी और संस्कृत व्याकरण, ठीक है। अष्टाध्यायी यानी पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार जो है उच्चारण स्थान कितने होते हैं, उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। बताओ, पाणिनि के अनुसार जो उच्चारण स्थान है वो कितने होते हैं, 8। तो पाणिनि के जो अनुसार 8 होते, तो 8वां है कौन सा, तो 7 तो यही इन्होंने माने हैं। जो 8वां माना है उसका नाम है उरस। क्या नाम है, उरस, ठीक है। और उरस का मतलब क्या है, उरस का मतलब होता है हृदय। क्या होता है, हृदय। तो पाणिनि का मानना है कि अब ये जो अष्टाध्यायी है, सॉरी ये जो उरस है, वो पाणिनि ने इसको क्यों माना है, इसका कारण भी अपन यहां बता देते हैं, ठीक है। इसका मानने का कारण क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे इनके अनुसार, किसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार, ठीक है। पाणिनि के अनुसार जो है सभी वर्णों का मौलिक रूप से, सभी वर्णों का मौलिक रूप से, सभी वर्णों का मौलिक रूप से उच्चारण, उच्चारण उरस या हृदय से होता है। क्या, उरस या हृदय से होता है, ठीक है। ये कहते हैं कि मानते हैं कि जो कंठ से ये उच्चारण स्थान है, तालु है, मगर जो वर्ण निकलता है वो तो आखिर में कहां से निकलता है, अंदर से निकलता है, हृदय से निकलता है। तो इनका मानना है उच्चारण स्थान कितने होते हैं, कितने होते हैं, उच्चारण स्थान 8, ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान रखना कि संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में
उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान होते हैं 11। आई बात समझ में? अब 11 कौन कौन से होते हैं वो अपन आगे अपन देखेंगे। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। चलो, मैं जो सात तो ये होते हैं आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में कौन सा है? 11 अपन पूरे करते हैं तो 7 के बाद में, ठीक है, सात के बाद में जो उच्चारण स्थान होते हैं वो एक तो अपना होता है जो है कंठ तालु। कौन सा है? कंठ तालु, ठीक है। दूसरा जो अपना होता है वो होता है कंठोष्टम। कंठोष्टम, ठीक है। तीसरा जो एक और होता है वो है दंतोष्टम। क्या होता है? दंतोष्टम, ठीक है। और एक जो होता है वो है नासिका, ठीक है। इस नाम से ही एक उच्चारण स्थान है नासिका, ठीक है। नासिका अनुस्वार से एक सूत्र रहेगा। तो आपने देखा कि 7 तो ये हो गए, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 11, ठीक है। तो संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 11। आई बात समझ में? अब मैं एक एक को अलग अलग करके इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान लगा के देखना, ठीक है। अभी हम एक एक उच्चारण स्थान को अलग अलग मैं करके बताऊंगा। प्रत्येक उच्चारण स्थान में कितने वर्ण आते हैं उनकी संख्या भी बताऊंगा, तो आप वीडियो ध्यान से देखना। अपना जो पहला उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कौन सा है? कंठ, ठीक है। कौन सा है? कंठ। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक एक वर्ण याद करो या फिर आपको मैं सूत्र बताता हूं वो सूत्र याद करो। अगर आपको कभी भूलना नहीं है तो आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, और आप चाहते हो कि नहीं अपन तो वर्ण याद करेंगे एक एक करके, तो आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसे याद करेंगे। पर मेरा स्वयं का मानना है कि आपको सूत्र याद करने, और सूत्र याद करने का तरीका भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे, कैसे रटना है। तो इसका जो सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। क्या सूत्र है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, ठीक है। अब इसके बाद में अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अब हम इसमें से जो वर्ण है वो अलग अलग करेंगे। तो देखो, इस सूत्र से हम वर्ण निकालेंगे तो कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं। तो देखो, कंठ से इसमें दे रखा है एक तो अ, क्या? अ। कु का मतलब होता है पूरा क वर्ग, ध्यान रखना। क्या होता है? क वर्ग। अब क वर्ग, अब जहां भी कु, चू, टू, तू, पू ऐसे आएंगे तो इसका मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है, ठीक है। तो अ के बाद में है क वर्ग। क वर्ग है जो पूरा है। विसर्ग, कौन सा है? विसर्ग। और ये है कौन सा है? ह, यानी ह नाम का जो है वो वर्ण है। आई बात समझ में? अब अगर हम इनको देखें तो अलग अलग कर लिए। तो अ है, इसमें अपन करते हैं अ। फिर क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और न। आई बात समझ में? और कौन सा आएगा? ह। और क्या आएगा? विसर्ग। क्या आएगा? विसर्ग। तो ये जो वर्ण है ये कौन से में बोले जाएंगे आपको? ये जो वर्ण है वो कंठीय वर्ण कहलाते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं, इन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? कंठीय वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? कंठीय वर्ण। तो बताओ कंठीय वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं?
अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग। आई बात समझ में। दूसरे सूत्र की बात करते हैं तो दूसरा जो अपना उच्चारण स्थान है वो था तालु। कौन सा था? तालु। तालु का जो सूत्र है वो है ईचु ईशानाम तालु। ठीक है, ईचु यशानाम तालु। ठीक है, अब हम इसको भी अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ई। ठीक है, फिर चू का मतलब होता है पूरा च वर्ग, और च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं यह आपको मैंने वर्णमाला वाले वीडियो में बता रखा है। अगर ये वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाए और वहां से वर्णमाला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ और ञ। ये जो वर्ण आते हैं वो किस में आते हैं? तालु में। और कौन सा आता है च वर्ग के बाद में? य। और कौन सा आता है? श। तो ये जो वर्ण हैं ये सारे वर्ण किस में आते हैं? तालु में। किस में आते हैं? तालु में। तो बताओ इसको क्या कहेंगे? तो इन्हें क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण भी कहते हैं। आई बात समझ में। तीसरा जो अपना जो सूत्र है, तीसरा जो अपना उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। कौन सा है? मूर्धा। मूर्धा। ठीक है, अब मूर्धा का जो सूत्र है वो है री टू रसाणाम मूर्धा। री टू रसाणाम मूर्धा। ठीक है, ये अपना सूत्र है री टू रसाणाम मूर्धा। इस सूत्र को मैं आपको अलग करके दिखाता हूं। री, ठीक है, टू का मतलब होता है ट वर्ग। आई बात समझ में। अब ट वर्ग में कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और न। आई बात समझ में। ठीक है, फिर आएगा अपना ये जो र वर्ण, क्योंकि यहां दे रखा है। फिर आएगा ये श वर्ण। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। चौथा जो अपना उच्चारण स्थान है वो है दंता या दंत। ठीक है, दंता। और इसका जो सूत्र है वो है लृ तू लसानाम दंताः। इसका सूत्र क्या है? लृतु लसानाम दंताः। ठीक है, अब इसको अपना अलग अलग करके लिखते हैं। तो लृ, ठीक है, तू का मतलब होता है त वर्ग, और त वर्ग में कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और न। फिर आएगा ल, फिर आएगा ये वाला स। तो बताओ इतने वर्ण आते हैं इसमें दंत में। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, पांचवा जो अपना उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ठीक है, या ये होठ दो होते हैं, यहां पर द्विवचन लगा देते हैं, ओष्ठो। ठीक है, अब जो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है उपू पद मानियानाम, मानियानाम, उपपद मानियानाम ओष्ठो। क्या है? ओष्ठो। उपपद मानियानाम ओष्ठो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं तो बता दो। उ, फिर उ का मतलब होता है प वर्ग, और प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, फ,
ब भ म, ठीक है। और उपदमानीय, कौन से वर्ण आते हैं? उपदमानीय, उपदमानीय वर्ण। आई बात समझे? कौन से वर्ण? उपदमानीय वर्ण। अब उपदमानीय वर्ण कौन से होते हैं तो आपको मैंने उस वीडियो में बता रखा है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। और इन्हें जो कहते हैं, इन्हें कौन से वर्ण कहते हैं? इन्हें कहते हैं औष्ठ्य वर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं? औष्ठ्य वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? औष्ठ्य। आई बात समझ में? इसके बाद अपना जो छठा उच्चारण स्थान है वो है नासिका। कौन सा है? नासिका, नासिका, ठीक है, नासिका। और नासिका का जो सूत्र है वो है ञ म न ण ना नाम यमगणना नाम नासिका च, ठीक है, यमगणना नाम नासिका च, ठीक है, यमगणना नाम नासिका च। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कौन कौन से सूत्र में लिख रखे हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आएगा इसमें, य म न ण और न। आई बात समझ में? यम गण न, ठीक है। यमगण न, और इनको क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण कहते हैं। आई बात समझ में? अब आपने यहां देखा होगा कि यहां जो मैंने क्या लिखा है? च। आई बात समझ में? च। अब इस च का मतलब क्या है? तो इस च का मतलब यह है, और च को संस्कृत में क्या कहते हैं? और। क्या कहते हैं? और कहते हैं ना, और। तो ये कहता है कि और ये जितने भी वर्ण हैं वो अपने वर्गों में भी, अपने वर्गों के साथ भी, अपने वर्गों के साथ भी, हाँ, तो ये जो है अपने वर्गों के साथ भी उच्चारित होते हैं। क्या है? उच्चारित होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं कि आपने देखा कि यह जो नासिका में तो पढ़ा गया है, तो और कहां पढ़ा गया है? तो देखो अपने वर्ग, अपना वर्ग कहां है? तो यह वर्ग जो है ये यहां पे पढ़ा गया है, इचु ऐसा नाम तालु, यहां पे पढ़ा गया है। म जो है ये आपको यहां भी मिलेगा, ओष्ठ में भी, और यहां भी नासिका में भी मिलेगा। ऐसे करके पांचों जो वर्ण है वो पांचों ऊपर वाले वर्गों में यहां पे एक बार पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद में जो अपना 7वां जो है उच्चारण स्थान कौन सा है? वो है कंठ तालु। कौन सा है? कंठ तालु, ठीक है, कंठ तालु। अब इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र मैं आपको बता दूं कि इसका सूत्र है ये दाई तो कंठ तालु, ये दाई तो कंठ तालु, ठीक है, ये दाई तो कंठ तालु। ये जो इसका सूत्र है इसको अपन देखते हैं, हल करते हैं। इसमें होता क्या है? ये दाई तो कंठ तालु, एत, इसमें उसको अलग अलग करते हैं, एत और है आइत, ठीक है। अब ये पीछे त लगा है ना, इसका मतलब इसकी जो तपरकरण संज्ञा हुई है, ये जो पीछे त लगा है ना, तो इस वर्ण का आगे वाले वर्ण का तपरकरण हो चुका है, और जिस वर्ण का तपरकरण हो जाता है वो केवल खुद ही सुना जाता है, ना कि अपने भाई बंधु को भी साथ में नहीं लेता है, ठीक है। अब यहां जो अ है ना केवल, तो इस ए का मतलब आ भी है, यहाँ ई है,
इसका तपरकरण नहीं हुआ है तो ई का मतलब बड़ी ई भी है, री का मतलब बड़ी री भी है, ऊ का मतलब बड़ा ऊ भी है। मगर यहाँ जो एक साथ में त लग गया, तपरकरण हो चुका है, तो इसका तात्पर्य यह है कि केवल ए ही गिना जाएगा, ना कि इसका कोई संबंधी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये वर्ण गिने जाएंगे, कौन कौन से? एक तो गिना जाएगा ए और एक गिना जाएगा आई। तो ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु होता है। आई बात समझ में? आगे अपन चलते हैं। 8वां जो सूत्र है, 8वां जो उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठम। क्या है? कंठोष्ठम। ठीक है, कंठोष्ठम का मतलब होता है, तो इसका जो सूत्र है वो आएगा वो आएगा आपको ओ दौतो, ओ दौ तो कंठोष्ठम। क्या है? कंठोष्ठम, ओ दौ तो कंठोष्ठम। इसका तात्पर्य है, इसको अपन अलग करते हैं तो ये आता है कि ओद यानी ओत, ठीक है, और औ, ठीक है, औ त। इसमें भी देखो तपरकरण हुआ है, तो ओ और औ इन दो वर्णों का उच्चारण है कौन कौन से? ओ और औ। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? कंठोष्ठम। ठीक है, वीडियो थोड़ा देखते रहना, मैं अभी लास्ट में इनको बोल के भी बताऊंगा किस तरीके से उनका उच्चारण स्थान सेट होता है, आपको याद हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, आगे जो अपना 9वां जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठम। कौन सा है? दंतोष्ठम। ठीक है, और दंतोष्ठम का जो सूत्र है वो है वकारस्य दंतोष्ठम। क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, अब इसको अपन अलग करते हैं तो ये कहता है कि वकार यानी व का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? दांत है। दांत और होठ दोनों से बोला जाता है। बात करते हैं अपना जो 10वां उच्चारण स्थान है वो है नासिका। ठीक है, ये और अलग है, जिसका उच्चारण स्थान ना होकर के एक सूत्र ही सीधा अपन पढ़ लेते हैं इसको है, और ये सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वार, ये भी नासिका ही है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो अनुस्वार होता है ना, ये ऐसा किसी भी बंदी जो स्वर या व्यंजन के ऊपर किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगी होती है वो अनुस्वार कहलाता है। तो अनुस्वार कहां से बोला जाएगा? ये नाक से बोला जाएगा। और जो लास्ट वाला उच्चारण स्थान है वो है जीवा मूल्य। कौन सा है? जीवा मूल्य। जीवा मूल्य। ठीक है, अब इसका जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है जीवा मूल्यस्य, जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। ये कहते हैं कि जो जीवा मूल्य वर्ण है उनका उच्चारण है स्थान जो है वो जीवा मूलम होता है। तो जीवा मूल्य वर्ण कौन कौन से हैं? वो वर्ण वाला वर्ण वीडियो में भी मैंने बता रखा है। तो जीवा मूल्य वर्ण होते हैं वो एक तो होता है क के आगे अर्ध विसर्ग, और एक होता है ख के आगे जो अर्ध विसर्ग है वो वर्ण कौन से हैं? जीवा मूल्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं प्रत्येक वर्ण को उच्चारित करके दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या ये विज्ञान सही है कि नहीं है, या अपन ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आप क बोल के देखेंगे, अपने स्तर पर देखिए, क ख ग घ, तो आपकी जो जीभ है वो कंठ यानी गले के अंदर जाएगी, जा रही है ना। च में देखो, च छ ज झ, ये आप वर्ण बोलो तो आपकी जो जीभ है वो च बोलते ही जो जीभ है वो तालु के टच कर दी है, जीभ के ऊपर वाले भाग में टच कर दी है। ठीक है, आगे है मुर्दा वाला। अब ट ठ बोलो तो आपकी जो जीभ है वो तालु के थोड़ी सी पीछे जाती है, जो आपके मुर्दा है वहां पर जाती है। दंत यानी दांत। अब ये त थ द,
ध, ये सारे वर्ण बोलोगे तो आपकी जीभ है वो दांत के टच कर दिए। आप एक बार बिना दांत के टच किए बोल के देखो क्या बोले जाते हैं, क्या नहीं बोले जाते। ठीक है, ओष्ठ यानी होठ, ऐसे आप किसी होठ को पकड़ करके या बिना होठ हिलाए वर्ण नहीं बोल सकते। ये वाले देखो प, फ, ब, भ, तो आपकी जो जीभ है वो ना दांत के टच करती है, ना तालु के, ना मूर्धा के, ना कंठ के, केवल आपके होठ बोलते हैं। अब होठ को रोक के बोल के दिखाओ, नहीं बोल सकते। नासिका का मतलब होता है नाक, यम गण नम, ये जो वर्ण है वो आप नाक से बोल सकते हो। तो आप बिना नाक या नाक को पकड़कर बोल के दिखाओ, क्या बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। ठीक है, कंठ तालु, ये कंठ और तालु इनकी दोनों की बराबरी हिस्सेदारी होती है, तभी ये वर्ण बोले जाते हैं। आई बात में जीभ वहां भी टच करती है और तालु के भी टच करने की कोशिश करती है। आई, फिर आप देखोगे कंठोष्टम का, कंठ और ओष्ठ देखो, ओ होठ भी गोल शेप में हो रहे हैं और कंठ यानी कंठ से आवाज भी आ रही है। दंतोष्टम, दांत और होठ टच करेंगे तो ये जो वर्ण उच्चारित होगा वो है व। तो आप देखो व, तो आपके होठों के जो टच होता है वो कौन सा भाग होता है, दांत। आई बात समझे। ये तो हुई उच्चारण स्थान अपना संपूर्ण टॉपिक। अब जो कंपटीशन में सवाल किस तरीके से आ सकते हैं उसकी बात करते हैं। ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, चेक कर लेते हैं कितने हैं अपने उच्चारण स्थान ऐसे जिनके 2 हैं। तो आपने देखा एक तो है ञ, अब ये दूसरा है म, तीसरा है ङ, चौथा है हाँ और पांचवा है न। ठीक है, छठा जो अपना वर्ण है और इसमें सातवां भी हम देख लेते हैं, और वो वर्ण छठा और सातवां जो वर्ण है वो है ए और आई। ठीक है, आठवां और नौवां जो वर्ण है वो अपना है ओ और औ। ठीक है, और जो 10वां जो वर्ण है वो अपना है व। आई बात समझ में। अब इनके उच्चारण कौन कौन से हैं तो मैं आपको इसी चार्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। य का जो उच्चारण स्थान है, य किस में आता है, च छ ज ज य। तो आपको दिखा होगा ये दंत इसमें आएगा अपने तालु में। देखो यहाँ आ गया, तो एक बार तो यहाँ आ गया, एक बार ये नाक से बोला जाता है तो नासिका में आ जाएगा। तो इसके उच्चारण स्थान कौन कौन से हो गया, य का एक तो हो गया तालु, कौन सा हो गया तालु, और एक कौन सा हो गया नासिका। यही बात समझ में, नासिका। म जो है, म कहाँ बोला जाता है, ओष्ठ में। देखो प फ ब भ म, तो एक तो इसका उच्चारण कौन सा हो गया ओष्ठ। ठीक है, और दूसरा जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा हो गया, देखेंगे आप म, जो नासिका में भी बोला जाता है य म। ठीक है, तो ये ओष्ठ और नासिका दोनों में बोला जाता है। ठीक है, और न जो है क ख ग घ ङ यहाँ बोला जा रहा है। देखो तो ये कंठ में बोला जा रहा है, किसमें, कंठ। और किसमें बोला जा रहा है, आप देखोगे तो ये नासिका में भी बोला जाता है। ठीक है, ना जो है ट ठ ड ढ ण, ट वाला जो वर्ण है वो कहाँ है, ये वाला देखो मूर्धा, कौन सा है मूर्धा। और किसमें बोला जाता है, नासिका। किसमें बोला जाता है, नासिका में। न जो है त थ द ध न, ये दांत में बोला जाता है दंत से। देखो तो ये स्थान है वो है दंत, और कौन सा है नासिका। ठीक है, ये जो दोनों वर्ण है वो आपने देखा होगा ए और आई, ये बोला जाता है कंठ और तालु से। किसे, कंठ और तालु से। ओ और औ जो है वर्ण है वो बोला जाता है कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, ओष्ठ से। वह है जो बोला जाता है दंत और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ से। आई बात समझ में। तो ये जितने भी जो वर्ण हैं, इन वर्णों के जो हैं उच्चारण स्थान कितने हैं, 2 2 है।
बाकी जितने भी वर्णमाला के वर्ण हैं उसके उच्चारण स्थान कितने हैं? एक एक है। ठीक है। अब एक थोड़ी बात और रह जाती है इसमें, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं अगर समझ में आती है तो। ठीक है। और वो बात यह है कि कंठ से कितने टोटल कितने वर्ण गिने जाते हैं? कंठ से सवर्ण संज्ञा होने के बाद में कंठ से कितने वर्ण गिने जाते हैं? तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अ है ना, सवर्ण संज्ञा के बाद में अ के जो रूप हैं वो 18 बन जाते हैं। कितने? 18। अब सवर्ण संज्ञा क्या होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो वीडियो कल आने वाला है। उसमें मैं आपको सवर्ण संज्ञा कैसे होती है, अ के 18 प्रकार कैसे होते हैं, क्या वास्तव में संस्कृत में अ 18 प्रकार का होता है, ये सारे सवाल उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है। तो अ के जो 18 प्रकार हैं, क वर्ग में जो वर्ण आते हैं उसके 5 वर्ण हैं। एक हो गया विसर्ग का, एक हो गया ह का, तो इनको मिलाते हैं 18, 5, 23, 24 और 25। तो इसमें जितने भी वर्ण जो बोले जाते हैं वो है 25 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कितना है? कौन है? कंठ। आई बात समझ में? अभी अपन बात करते हैं इनकी। तो तालु में जो वर्ण है वो कितने होते हैं टोटल? तो देखो ई की जो सवर्ण संख्या के बाद में जो वर्ण है वो बोले जाते हैं 18, और च वर्ग में आते हैं 5 वर्ण, और ये हो गया य और श, 18, 5, 23, 24 और ये हो गए 25। ठीक है। और यह जो है वो 2 प्रकार का है, जो एक सूत्र भी आता है, और सूत्र का नाम है यवला द्विधा। अनुनासिक और अनुनासिक 2 प्रकार के यह होते हैं। ठीक है। तो यवला द्विधा इस नाम से। तो 18, 5, 23 और 24, 25 और 26, तो ये जो वर्ण है वो कितने होते हैं? टोटल 26। यही बात समझ में? मूर्धा के जो वर्ण है वो कितने गिने जाते हैं? तो मूर्धा में देखो री है, री सवर्ण संज्ञा होने के बाद में। ठीक है। या तो जब री री इन दोनों के साथ में सवर्ण संज्ञा होती है तो इसके रूप हो जाते हैं 30, और अगर री केवल री की सवर्ण संज्ञा होती है तो रूप होते हैं 18। अब री और री की जो सवर्ण संज्ञा होती है उसके लिए भी सूत्र अलग से हैं, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है। ट वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, और आगे बात करते हैं र और ये श हो गए। ठीक है। तो अगर अपन री और री दोनों की सवर्ण संख्या साथ में करते हैं तो 30 और 5 35, 36 और 37 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 37। यही बात समझ में? 37। और अगर री अकेले की करते हैं तो 18 और 5 23, 24 और 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 25। तो बताओ 25 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। आगे आती है दंत। दंत में लरी की जो सवर्ण संज्ञा होती है वो 12 प्रकार की लरी होती हैं। अब ये 12 प्रकार की कैसे होती है तो मैं आपको बताऊं कि जो लरी है वो ऋस्व, लरी के जो है वो प्रकार है 12। ठीक है। क्योंकि लरी जो है वो दीर्घ नहीं होती है, ऋस्व और प्लुत ये होती है। ठीक है। तो 12 प्रकार की होती है, और त वर्ग में वर्ण आते हैं 5। ठीक है। ल और स, और ये ल भी 2 प्रकार का होता है, क्योंकि आगे वाले में आया यवला द्विधा, तो ल 2 प्रकार का। तो 12 और 5 17, 18, 19 और ये 20। आई बात समझ में? अगर लरी की जो सवर्ण संज्ञा होती है तो 20 गिने जाते हैं वर्ण। कितने? 20। मगर री अगर साथ में आ जाती है तो लरी के भेद कितने बढ़ जाते हैं? 30। और 30 के हिसाब से 30 और 5 35, 36, 37 और ये हो जाते हैं 38। तो लरी के भेद 38 हो जाते। इसके जो दंत में जो उच्चारण स्थान जो वर्ण है वो है 38 बन जाते हैं। ओष्ठ में अगर बात करें तो ऊ की सवर्ण संज्ञा के बाद में ऊ के 18 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है। प वर्ग में आते हैं 5 वर्ण, और ये जो है उपदमानीय का जो वर्ण है, जो अयोगवाह वर्ण कहते हैं, वो 1 गिना जाता है। तो 18 और 5 23 और ये 24 वर्ण गिने जाते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं नासिका। नासिका में ये 5 वर्ण गिने जाते हैं। ठीक है। आगे इनमें आते हैं तो ए के 12 प्रकार के हैं, और आई के भी 12 प्रकार हैं, तो ये 24 वर्ण गिने जाते हैं। कंठोष्टम में अगर ओ की बात करें तो ये 12 प्रकार के हैं, तो 12 और 12 24 हो जाते हैं। ठीक है। दंतोष्टम में वह है जो वकार के जो है 2 प्रकार के हैं, क्योंकि पहले ही बता रखा है यवला द्विधा, तो ये 2 प्रकार का हो जाता है। आई बात समझ में?
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण RJ 16 को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।